गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स कॉम्पनसेशन प्लान्स की। किस तरीके से हम अपनी सेल्स फोर्स को रेम्यूनरेशन या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं उन्हें रेम्यूनरेशन देने के। जैसे सबसे पहला है स्ट्रेट सैलरी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, मंथली बेसिस पर या टाइम के बेसिस पर हम उन्हें एक फ़िक्स सैलरी प्रोवाइड करते हैं और ये जो अमाउंट है वो उनकी प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस से कनेक्टेड नहीं होता, ये उनके काम करने के टाइम से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब इसमें बेसिक सैलरी है, डिनर्स अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ये सब भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये एक परमानेंट फिक्स नेचर का अमाउंट है जो उन्हें दिया जाएगा। बेनिफिट इसमें ये रहेगा कि इसमें हमें पता है कि हमें क्या देना है, वहाँ हम उसकी प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हर सेलिंग या सेल्स पर्सन को भी ये सिस्टम कई बार ठीक लगता है या उन्हें पसंद आता है कि उन्हें ये एक निश्चित अमाउंट पे जो सैलरी तो मिलनी है। ऑब्वियसली ये एक तरीका है उनको एक मंथली अमाउंट देने का। सिंपल मेथड है। कोई भी नया जब पर्सन हम अपने यहाँ पर अपॉइंट करते हैं तो उनके लिए बहुत सही मेथड है ये, क्योंकि नए पर्सन्स को अभी हमारे यहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अभी हम उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी से उनकी सैलरी को अटैच नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा कई बार ये भी होता है कि जो सेल्स पर्सन जो है काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये वाला तरीका सही माना जाता है। और बहुत ज़्यादा इसमें एक जैसे कहते हैं ना कि सेल्समैन को बहुत जल्दी है फटाफट एक काम निपटाने की, या जल्दी कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उनको सब कांटेक्ट करना, ये इस तरीके से जो कार्य है वो बड़ी स्मूथ या ये मतलब चलता है। ठीक है। और अगर एक पर्सन को दूसरे जगह ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए तो क्योंकि सैलरी का अगर ये मेथड अडॉप्ट किया गया होगा तो नई जगह पे भी उसको सैलरी देने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वही वेतन उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अमाउंट करके वहाँ पे भी मिलता रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमें पहले से ही आइडिया होता है कि इतने पर्सन काम कर रहे हैं तो हमारा इतना जो अमाउंट है वो सैलरी का रहेगा, तो उस हिसाब से हम अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये मोटिवेट नहीं करता सैलरी किसी भी सेल्समैन को। रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग जो काम नहीं कर रहे उनको भी वही सैलरी मिल रही है और जो कर रहे हैं उनको भी वही सैलरी मिल रही है। तो मोटिवेशन हमें तभी मिलता है जब हमारी परफॉर्मेंस के साथ हमारे रिवॉर्ड को जोड़ा जाए। नेक्स्ट इज़ ये भी है कि अब हमें ये पता है कि हमें इतना अमाउंट तो हर हालत में मिलना है, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के बारे में भी ज़्यादा सोचते नहीं हैं। दोनों बात हो गई ना, एक तो स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच में हमने डिफरेंस ख़त्म कर दिया, और दूसरी बात है कि हमारी प्रोडक्टिविटी के साथ अटैच नहीं है, इसलिए प्रोडक्टिविटी पे उतना असर नहीं आया। राइट। उसके अलावा है फिर अगर मान लीजिए रिसेशन बूम जैसी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी आपको सैलरी उतनी देनी है। मान लीजिए मंदी है मार्केट में, तो मंदी के दिनों में तो आपको आपकी सेल कम होगी, लेकिन आज भी आप उतनी सैलरी दे रहे हो, तो आपके बिज़नेस के ऊपर तो बर्डन ज़्यादा हो रहा है ना। और अगर रिसेशन है, अगर बूम है, तो उसमें होता है कि मतलब बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन सैलरी आज भी आप पहले जैसी दे रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो सेल्समैन है उनके ऊपर हमें थोड़ा सुपरविज़न देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे माइंड में भी एक बात होती है कि ये सेल्समैन को तो पता है कि उसको तो सैलरी मिलनी है, इसलिए वो थोड़ा काम में ढीलापन दिखाते हैं। तो वहाँ पर उनकी इंस्पेक्शन की ज़रूरत हमें बार बार देखनी पड़ती है। अगर उनके रिवॉर्ड को उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ अटैच कर दिया होता तो हमें उनके ऊपर इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत ना महसूस होती, क्योंकि वो अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। और उसके अलावा वो डिमांड करते हैं टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ाने की। बहुत सारे फैक्टर्स उनके साथ भी होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो
आपको उस मेथड में देखने को मिलेंगे। दूसरा मेथड है कमीशन मेथड। इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ आपके रेम्यूनरेशन को अटैच कर दिया जाएगा। अभी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि अगर आपको कमीशन, एक जिसको आप कमीशन के फॉर्म में कहेंगे, सैलरी की फॉर्म में नहीं कहेंगे, कमीशन अगर फिक्स रेट पे है, मान लीजिए आप जितनी भी सेल करते हो उस पर आपको 5% कमीशन दिया जाएगा, दैट इज़ कमीशन ऑन फिक्स रेट। एक होता है कमीशन एट प्रोग्रेसिव रेट, कि मान लीजिए जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी आपका कमीशन का रेट एक अमाउंट के बाद बढ़ जाएगा। जैसे पहले 2000 यूनिट तक अगर आप सेल करते हो कमीशन का रेट 2% है, उसके बाद 2 से ऊपर करते हो बट 5 से नीचे करते हो तो कमीशन का रेट 4% है। नाउ अगर उससे भी ज़्यादा करते हो तो कमीशन 5% है। तो अभी आप देखो कि कमीशन जो है आपको प्रोग्रेसिव रेट से मिल रही है, यहाँ पर कमीशन आपको फ़िक्स रेट से मिल रही थी। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गई कि हम अपने जो भी हमें एक टारगेट दिया गया, अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो हमें कमीशन किस रेट से मिलेगा, अगर हम टारगेट से नीचे रखते हैं तो हमें कमीशन किस रेट से मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशियल कमीशन प्लान। यहाँ पे भी वही बात हो गई कि अगर आपका टारगेट जो है इतने से इतने तक रहा तो कमीशन का रेट अलग हो सकता है। जो लोग टारगेट से इतना % ऊपर जाएंगे उनका कमीशन डिफरेंट हो सकता है। तो कई बार कमीशन सेम रेट भी होता है, कई बार कमीशन जो है बढ़ते हुए टारगेट को जैसे ही आप अचीव करते हैं या जितनी स्पीड से आप अचीव करते हैं तो कमीशन का रेट भी डिफरेंट हो जाता है। अब इस मेथड में बेनिफिट्स बहुत सारे हैं वही जो उसमें नुकसान थे, सैलरी जो मेथड में जो हमें प्रॉब्लम दे रहे थे पॉइंट्स, वो यहाँ पर बेनिफिट का काम दे रहे हैं। जैसे इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी के साथ आपका रिवॉर्ड जोड़ दिया गया है, तो आपको भी एक रहेगा कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ ताकि मुझे कमीशन ज़्यादा मिले। और स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच में एक डिफरेंस भी क्लियर है। आप सभी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। वेरिएबल एलिमेंट है, इसीलिए हमें पता है कि हमारे काम पर हमारा रेम्यूनरेशन टिका हुआ है, तो एक तरीके से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हमारे जो सुपरवाइज़र को हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन हैं, हमें पता है कि हमें हमारा काम किस तरीके से करना है। और अगर बूम और रिसेशन जैसी पोजीशन है तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। जो बूम और रिसेशन की सिचुएशन है उसमें हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। रीज़न के जैसे मार्केट में सिचुएशन होगी, बिज़नेस साइकिल्स की सिचुएशन होगी, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना जो अमाउंट कमीशन है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये भी बात है कि मंदी के दिनों में वैसे भी सेल कम होगी तो कमीशन ऑटोमेटिकली कम चला जाएगा। और जो अच्छे स्किल्ड पर्सन है वो जहाँ पर ज़्यादा कमीशन मिल रहा होगा डेफिनेटली वहाँ अट्रैक्ट होंगे, तो उस संस्था की तरफ हम वो जाएंगे। फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, हम अपने बजट के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड अपने वर्कर्स, अपने जो सेल्स मैन हैं उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली अपने रेट्स को अप डाउन कर सकते हैं। डीमेरिट्स में अगर मंदी है, मान लीजिए रिसेशन है, और तो ऑब्वियसली लोगों को कम कमीशन मिलेगा तो उनका मुश्किल हो जाएगा गुजारा होना, तो उनमें डिससेटिस्फेक्शन होगी। उनको एक निश्चित आय नहीं है, इसलिए उनको मन में एक सिक्योरिटी की भावना नहीं रहेगी। अब अगर हमारे यहाँ पर कम रेट पर कमीशन मिल रहा है तो हमारे यहाँ स्किल्ड पर्सन कमाएंगे, राइट। नए लोगों को अगर आपको इनवाइट करना है तो उनके ऊपर कमीशन मेथड अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से कई बार क्या होता है कि जो विक्रय करने वाला, मतलब जो सेल्समैन है, वो कमीशन बढ़ाने के चक्कर में जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बेचने की सोचता है, कस्टमर को झूठ भी बोलता है, उनको धोखा भी दे सकता है, उनको साथ चीट भी करता है। उसका टारगेट सिर्फ अपने कमीशन पर होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे नहीं होता है। तो वहाँ पर जो हमारा एक है ना मोटिव, वो कई बार ख़राब हो जाता है। मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, कई बार कमीशन देने का जो तरीका है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है पॉलिसीज़ या जो भी कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत आती है।
उसके अलावा हाँ, ज़्यादा कमीशन के लिए कई बार हमारे सेल्समैन आनन फानन में लोगों को उधार बेचना स्टार्ट करते हैं, और कई बार हमारा पैसा इतना फंस जाता है डेटर्स में कि हमें लगता है कि ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि उधार तो आप किसी को भी दे सकते हो ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात यह है कि लोगों को सेल करके कैश निकलवाना। और यहाँ पर कई बार ये सिस्टम होता है कि हमें सेल्स के ऊपर कमीशन मिलता है, हमें कैश सेल के ऊपर कमीशन नहीं मिलता, हमें सेल पर मिलता है। हाँ, अगर आप इसको कैश सेल के कमीशन पे कन्वर्ट कर दो, फिर तो कस्टमर कैश देगा, देन उसी पर आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कमीशन मेथड। तीसरा मेथड जो है दैट इज़ सैलरी प्लस कमीशन मेथड। अभी इसमें हमने क्या किया, हमने ये कहा कि एक मंथ में आपको इतनी तो सैलरी मिलेगी, मान लीजिए 5,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस अगर आप एक लिमिट तक अपना काम पूरा कर लेते हैं तो आपको कमीशन भी मिलेगा इतना %। नाउ इसमें देखोगे आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, राइट। दोनों चीज़ों में बेनिफिट ये होगा कि दोनों मेथड्स के जो बेनिफिट हैं वो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी है, इसमें वेरिएबल पोर्शन भी है। ठीक है, अभी ये भी कह सकते हैं कि आपको इतनी सैलरी प्लस आपकी टोटल सेल पर कमीशन दे देंगे, या आपको इतनी सैलरी प्लस आपकी एक लिमिट के बाद की सेल के ऊपर हम आपको इतना कमीशन देंगे। दोनों बातें हो सकती हैं, वो हमारी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बेनिफिट हमें दोनों के मिल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों काम हो गए ना। जो सेल्समैन है उसको ये भी समझ में आ गया कि इतने पैसे तो आपको हर हालत में मिलने हैं, प्लस उसको ये भी पता है कि अगर अच्छा काम करेगा तो और अच्छे पैसे कमा पाएगा। सो इन दिस केस वी कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ बोथ स्कीम्स। नाउ बोनस के बारे में बात करते हैं। बोनस कई बार हालांकि सैलरी में इंक्लूड ज़रूर किया जाता है, बट बोनस कोई लायबिलिटी नहीं होती है। बोनस तभी दिया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन को या तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए हैं, या फिर जैसे कोई ओकेजन है, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल्स हैं, दिवाली आई, देन आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दिया। तो बोनस इज़ नॉट ए लायबिलिटी। बोनस एक वॉलंटरी पेमेंट है जो दी तो काम के लिए जा रही है। ये तो है नहीं कि चैरिटी की जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भी किसी मंथ में बोनस दे दिया जाए और किसी मंथ में ना दिया जाए। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट है हमारे सेल्समैन के लिए। और एडिशनल काम इसलिए ये एक तरीके से ये भी है कि अगर वो जो है काम की नॉर्मल सैलरी के अलावा भी उनको थोड़ा सा पैसा बोनस के तौर पर मिल सकता है कभी कभार, और वो एडिशनल काम के लिए भी फिर वो अट्रैक्ट होते हैं। और बोनस क्योंकि रेगुलर नहीं दिया जाता, इसलिए कोई परमानेंट बर्डन नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी नई मार्केट में एंटर करना है, नए कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं, कुछ नया एडिशनल काम करना है, देन बोनस के तौर पर आप अपने सेल्समैन को मना सकते हो वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए, राइट। अब देखो, परमानेंट बर्डन तो नहीं है, पर एक्स्ट्रा बर्डन तो है ना। जब भी दोगे तो एक्स्ट्रा बर्डन तो रहेगा। दूसरी बात, अगर बोनस पूरी टीम को दे दिया जाए तो अब ये है कि टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ काम अच्छा नहीं भी करते, लेकिन बात तो वही आ गई, आपने स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को सेम कर दिया। अब अगर आप बोनस सिर्फ किसी को देते हो तो बाकी लोगों में डिससेटिस्फेक्शन होगा। बोनस देना, बोनस को कैलकुलेट करना, बोनस का मेथड अडॉप्ट करना, दैट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। बोनस का अमाउंट हर साल बदल सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट्स पर, आपकी पॉलिसीज़ पर। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो हमसे कई बार बढ़ जाती है, और हो सकता है हम उनके उम्मीदों पर खरा ना उतर पाएँ। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ फ्रिंज बेनिफिट्स। दिस इज़ नॉट अ मेथड एक्चुअली ये है कि आपको सैलरी के अलावा भी कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे मकान दे दिया रहने के लिए, गाड़ी दे दी आपको ऑफिस के काम वाम करने के लिए, या घर से ऑफिस तक आने के लिए। आपको कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, ये दे दिया, कैंटीन की फैसिलिटी दे दी, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपको कई तरह की बेनिफिट्स दे दिए। और इसके अलावा आपको छुट्टी की सुविधा है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है फिज़िकल मेंटल, तो उसके लिए आपको लीव दे रहे हैं, लेकिन लीव विद सैलरी दे रहे हैं।
आपको कोई बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको गाड़ी ख़रीदने के लिए लोन इजी कंडीशन पे मिल गया, या मोबाइल फ़ोन मिल गया, या लैपटॉप मिल गया। तो दीज वर मेन फ्रिंज बेनिफिट्स विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स सेल्समैन और सेल्स पर्सनल्स। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग अकाउंट। नाउ ड्राइंग अकाउंट में क्या होता है कि हम उन्हें जो भी मान लीजिए कमीशन हम दे रहे हैं, हम कमीशन उनको एज इट इज़ देने की बजाय जैसे सैलरी भी दे रहे हैं, कमीशन भी दे रहे हैं, बट हम कमीशन उनका एक अकाउंट में डाल रहे हैं। उनके नाम को एक अकाउंट खोल दिया और हम अकाउंट में कमीशन डाल देंगे। अब क्या होगा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ कई लोगों कई केसेस में सैलरी नहीं होती, सिर्फ कमीशन होता है। और अकाउंट में डालने से ये होगा कि मान लीजिए वो कमीशन कभी आपको ज़्यादा मिलेगा, कभी वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, ठीक है। तो जब आपको कमीशन कम मिलेगा तो आपको एक सुविधा मिलेगी कि आप उस अकाउंट में से कुछ अमाउंट निकाल सकते हो, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको कम अमाउंट मिला है। हालांकि वो कमीशन भी आपका खुद का ही अर्न किया हुआ है। आप उसमें ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो, जिस तरीके से बैंक में होता है ना, बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकलवा सकते हो कुछ केसेस में। ऐसे ही आपको अपने ड्राइंग अकाउंट से भी पैसा निकलवाने का अधिकार रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो हमारे सेल्समैन हैं उसको अमाउंट देने का। ऑफ सीज़न में ड्राइंग अकाउंट से वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा जब उनको कमीशन उनको दिया जाता है, वो कमीशन उस अकाउंट में जमा हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ मान लीजिए ओवरड्राफ्ट करके और हमारा ऑफिस ही छोड़कर चले गए, तो हम उनसे वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते, हालांकि उन्हीं का ही कमाया हुआ है। पर कई बार ये भी तो होता है ना कि उनको सिर्फ उतना ही निकलवाने का अधिकार होता है जितना उनको फैसिलिटी दी जाती है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी लॉस देखने को मिला है कि उन्होंने कमीशन ऐड किया और हमें लगा कि वो लोग हमारे यहाँ काम करेंगे, बट वो बहुत जल्दी छोड़कर हमें चले गए, तो हमारे को लॉस भी हो गया। अब क्योंकि नए लोगों को लगाना इतना आसान नहीं होता है, उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग में बहुत पैसा खर्च होता है इंस्टीट्यूशन का, उसका सारा बर्डन इंस्टीट्यूशन पे होता है, ठीक है ना। नए लोग तो आते हैं काम करना सीख जाते हैं, और जब उनको अच्छी सैलरी मिलती है वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है, इंस्टीट्यूशन का होता है। फिर एक और तरीका है, दैट इज़ स्पेशल टास्क मेथड और एडिशनल टास्क मेथड। जब भी कोई स्पेशल काम होगा, जिससे मान लीजिए नई मार्केट में कुछ एंटर करना है, हमको नए कस्टमर्स हमें तलाश करने हैं, नए प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना है, इन दैट केस हम पर बर्डन थोड़ा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल टास्क। तो वहाँ पर सेल्समैन को थोड़ा हमें एडिशनल अमाउंट पे करना होगा, दैट इज़ स्पेशल टास्क मेथड। तो ये भी एक तरीका है रेम्यूनरेशन या सैलरी या जो भी उनका रिवॉर्ड देने का। तो हमने किया सैलरी मेथड, हमने किया कमीशन, हमने किया सैलरी प्लस कमीशन मेथड, हमने किया बोनस एडिशनल वर्क के लिए, और ड्राइंग मेथड, राइट। अभी ये पूछा जा रहा है कि आपकी नज़र में विच इज़ द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड एक बार में एक नहीं हो सकता, डिपेंड करता है हमारे सर्कमस्टांसिस क्या है, हमारा बजट कितना है, हमारे लोग कैसे हैं, हमारे यहाँ काम किस टाइप का है, हमारा बाज़ार की सिचुएशन क्या है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आधार पर कई बार कोई एक मेथड सही नहीं होता है। कई बार हम 2-3 मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, कभी हम एक मेथड अडॉप्ट करते हैं, और डिपेंड करता है कि हम किस मेथड को अडॉप्ट करके ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हालांकि बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस हर मेथड के अपने अपने हैं, लेकिन जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे, डिसएडवांटेजेस कम होंगे, ऑब्वियसली उसी को हम अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि किस तरीके से हम अपनी सेलिंग फोर्स को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।